नमस्कार दोस्तों, टेली प्राइम लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज का डेट है 8 सितंबर 2025 और ये सीरीज को स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट का मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो मैंने एक कोर्स 3 साल पहले बनाया था जो टेली ईआरपी 9 के ऊपर था और जहाँ पर बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा डिटेल में सिखाया गया था। ये कोर्स जो है उसमें हम देखें तो 106 से भी ज्यादा मिलियन व्यूज हैं, 20,000 से भी ज्यादा लाइक्स हैं और हजारों स्टूडेंट्स ने ये पर्टिकुलर वीडियो जो है देख के अपने करियर की शुरुआत की थी। अभी ये कोर्स जो था वो आज के टाइम में 2025 में आउटडेटेड है क्योंकि टेली प्राइम अपने सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजेस करके लेटेस्ट रिलीज जो है उसको लेके आया है और वो पर्टिकुलर रिलीज को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल कोर्स हमने डिजाइन किया है। और वो पर्टिकुलर कोर्स जो है उसकी स्पेशलिटी क्या है, तो अभी के टाइम के हिसाब से बेसिक से लेके एडवांस तक की लर्निंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस मिलने वाला है कि किस तरह से टैली को सीखे, अकाउंटिंग को सीखे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये रियल लाइफ अकाउंटिंग एग्जाम्पल से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई बुक हमने ओपन कर दी और बुक में से रटना स्टार्ट कर दिया। ये प्रैक्टिकली मार्केट में जब आप जॉब ढूंढने जाओ या अकाउंटिंग का काम करने जाओ तो जो चीजें आपके सामने आएगी वही चीजें ये सेशन में मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हमने क्या इंक्लूड किया है कि डमी इनवॉइसेस हमने लिए हुए हैं जो मार्केट में आपको जब भी कोई परचेज करो सेल करो जो इनवॉइस दुकान से मिलते हैं वैसे ही इनवॉइस ये सेशन में हमने यूज किए हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट से हम ये कोर्स को देखेंगे, परचेज बिल हो गया, सेल्स बिल हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया, रिसीट वाउचर हो गया, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बैंक का स्टेटमेंट भी किस तरह से टैली में हम इंपोर्ट एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके हम सीखने वाले हैं। तो ये इनवॉइसेस जो है मार्केट में कुछ इस तरह से अपन को मिलते हैं और ये इनवॉइसेस टैली में हम एंटर करके भी देखेंगे, इनवॉइसेस को भी समझेंगे। तो दोस्तों, ये पर्टिकुलर कोर्स जो है मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और ये पर्टिकुलर कोर्स में आप जब भी स्टार्ट करो तो आपको ये फर्स्ट वीडियो जो है अभी देख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन का वीडियो है। अभी मान लो आपने चैप्टर स्टार्ट किया तो चैप्टर 1 कंप्लीट किया, 2 कंप्लीट किया, 3 कंप्लीट किया, 4 कंप्लीट किया, आधा घंटा ये वीडियो आपने देख लिया। अभी आधा घंटा वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर आपकी लर्निंग जो जर्नी है उसको ब्रेक करते हैं, आपको थोड़ा टाइम ब्रेक चाहिए। और तो फिर जब भी वापस ये आप कोर्स स्टार्ट करो या ये वीडियो पे आओ तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना है और वीडियो नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 जो है उस पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 30 मिनट से ये आधे जहां तक वीडियो देखा था वहां से ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा आपको अनुरोध इतना ही है, जो भी चैप्टर आप चालू करो वो चैप्टर आप पूरा कंप्लीट करो। और ये टैली का कोर्स या कोई भी कोर्स सीखना हो तो उसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए आपके लर्निंग के लिए, तो कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, आपका फोकस चाहिए। तो ये सारे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जब हम स्टेप बाय स्टेप उसको ध्यान में रखते हुए सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाते हैं तो अपना जो डेस्टिनेशन है या जो अपना एम है वहां तक हम पहुंच ही जाते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी कोई चीज स्टार्ट करो तो बीच में से ब्रेक मत करो, आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको कंप्लीट करो, इतना मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये मेरा जो कोर्स है, ये कोर्स जो है बेसिकली 2 पार्ट में, 2 बुक्स में बटा हुआ है। यहाँ पर दोनों बुक्स की पीडीएफ नोट्स आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। टेली प्राइम मास्टर कोर्स जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक से लेके, बिगिनिंग से लेके मास्टरी तक जाएगा, जिसमें 47 चैप्टर्स है और 10 घंटे का अपना पूरा लर्निंग है। दूसरा कोर्स है जो मास्टरी से भी ऊपर है, वो है टेली प्राइम लेजेंड। मान लो आपको टेली में एक्सपर्ट बनना है तो इन दैट सिनारियो आपको ये दूसरा वाला जो कोर्स है वो आपको देखना है, जिसमें 33 चैप्टर्स है और 13 घंटे है। मेरी ऑफिशियल वेबसाइट भी जल्दी में लॉन्च हो रही है, तो दोस्तों
प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए कि जिसके चलते कोई भी नई चीज जब भी मैं लॉन्च करता हूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और लेटेस्ट चीजों को आप जल्दी से जल्दी सीख पाए। यहाँ पर टेलीप्राइम बिगिनिंग कोर्स जो है, बिगिनर कोर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है वो अपना टेलीप्राइम क्या है उससे समझेंगे। तो व्हाट इज टेलीप्राइम? टेलीप्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज वित्तीय लेन देन दर्ज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर दो वर्ड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है अकाउंटिंग और दूसरा है सॉफ्टवेयर। टेलीप्राइम जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो पहले सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम है जिसे जिस काम के लिए बनाया गया है वह उस काम को कम से कम समय में और बिना गलतियों को किए बिना उसको पूरा करता है। वो 100% एक्यूरेसी के साथ वो काम को कंप्लीट करता है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, ये 35 इंटू 0.25 इंटू 49 इंटू 0.28 जो है इसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम अपने को करना होता तो मिनिमम 5 मिनट अपन को लग जाते। 5 मिनट लगने के बाद भी ऐसे अगर मैं आपको 100 टास्क कंप्लीशन के लिए दे दूं तो उसमें से 95 आप 100% एक्यूरेसी के साथ करोगे, पर 5 टास्क में तो ऐसा होगा ही होगा कि ऐसे डेसिमल प्लेसेस के चलते आपके एरर्स रहेंगे। तो रियल लाइफ में 5% एरर की भी गुंजाइश नहीं होती है। तो उसको करने के लिए ये सॉफ्टवेयर होता है। ऐसा ही ये सॉफ्टवेयर है अपना कैलकुलेटर। मान लो हम कैलकुलेटर में 35 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाय 49 इंटू 0.28 करते हैं। जैसे ही इज इक्वल टू करते हैं तो अपना आंसर अपन को मिल जाता है और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो ये कैलकुलेटर भी एक सॉफ्टवेयर है और उसको भी डिजाइन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है कि वो अपना काम कर पाए। तो ऐसे ही टेली प्राइम एक सॉफ्टवेयर है। और चैप्टर 2 है सॉफ्टवेयर क्या है वो तो हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग। चैप्टर 2 में अकाउंटिंग की परिभाषा देखेंगे, अकाउंटिंग क्या होता है और टैली में अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए वो हम सीखने वाले हैं। तो उसको समझने से पहले आपको अकाउंटिंग जो है वो जब भी आप रियल वर्ल्ड में एजुकेशन के थ्रू सीखने जाओ तो 11th 12th में आपको 2 साल लग जाते हैं। उसके बाद आप बीकॉम करते हो, आपकी कॉलेज बीकॉम वाला पार्ट जो है वो भी 3 साल लेते हैं और उसके बाद एमकॉम में भी अकाउंटिंग सिखाया जाता है। तो टोटल 7 इयर्स जो है वो हम अपन को फॉर्मल एजुकेशन में लगते हैं अकाउंटिंग को सीखने के लिए। उतना ही नहीं, उसके बाद आप सीए, सीएस, सीएमए या फिर फिनांस में मार्केटिंग भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं 7 से 10 साल आपको लेता है सिखाने के लिए। पर हम यहाँ पर क्या ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर बेसिकली 10 आवर्स में मार्केट जो चीजों को कहता है कि अकाउंटिंग करने के लिए आपको कौन सी चीजें सीखनी है उतना ही ये कोर्स में सीखेंगे। अकाउंटिंग जो है वो उसकी परिभाषा देखें तो एक वॉरेन बफेट करके निष्णांत है जिन्होंने बताया है कि अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। जिस तरह से हिंदी अपनी लैंग्वेज है, उसको पढ़ने के बाद हिंदी में लिखा हुआ ये लेखांकन हम पढ़ सकते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग जो है वो कोई बिजनेस मतलब कोई कंपनी है उसके बैलेंस शीट को पढ़ने के लिए, उसके आउटस्टैंडिंग को पढ़ने के लिए अपन को सिखाता है और उसकी लैंग्वेज है। तो अकाउंटिंग को हिंदी में अनुवादन देखें तो उसका क्या होता है? लेखांकन। और ये लेखांकन को अगर हम तोड़ते हैं तो लेखा और अंकन से ये वर्ड बनता है जिसका मीनिंग क्या होता है? अंकों को लिखने की प्रक्रिया। अकाउंटिंग जो है
वो बेसिकली अंकों को लिखने की प्रक्रिया है। तो उसको कौन कौन से अंकों को लिखते हैं? अकाउंटिंग में बेसिकली कौन कौन से अंकों को लिखते हैं? तो लेन देन, लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं। साथ ही साथ में खर्च जो अपना होता है, उससे अपना मान लो मैंने परचेज किया और उसके बाद सेल किया, उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो भी अपन को अकाउंटिंग में पता चलता है। अपनी संपत्ति या देनेदारी मापना, कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, वो भी मिलाना अकाउंटिंग से होता है। उसके साथ साथ किससे खरीदा, किसको बेचा, किससे पैसे मिले, किसको भुगतान किया, मतलब कहाँ से पैसा आया, कहाँ पर गया, कितना मटेरियल मैंने परचेज किया, कितना बेचा, कितना मटेरियल मेरे पास बचा है, वो सारी डिटेल्स अकाउंटिंग में होती है। और वो जब अंकों को लिखा होता है तो उससे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये दो चीजें जो है वो अकाउंटिंग की पिलर है, या वो अपना बेसिक रिपोर्ट्स है, जिससे अपन को अकाउंटिंग के बारे में सारी डिटेल्स पता लगती है। अभी ये अकाउंटिंग आपको सीखना है, पर उसको सीखने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स रहेगी, या बेसिक चीजें कौन सी आपके अंदर होनी चाहिए? तो एज सच आप, मैंने जैसे बताया फॉर्मल एजुकेशन का वैसा कुछ भी नहीं है तो भी चलता है, पर आप में एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। मान लो आप 10th के स्टूडेंट हो, 10th पास किया है और आप में मैच्योरिटी है, तो आप ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो 100% आपके लिए रिलेवेंट कोर्स है। आप साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी ये कोर्स सीख सकते हैं। मैंने मार्केट में ऐसे भी अकाउंटेंट सीए देखे हैं जो पर्टिकुलर साइंस या आर्ट्स फील्ड को बिलोंग करते हैं और वहां से बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। आप बिजनेस ओनर हैं तो भी ये कोर्स आप कर सकते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा देखें तो आपके अंदर कुछ सीखने की इच्छा है और 10th तक आपने कंप्लीट कर दिया है, तो आप ये कोर्स को कर सकते हैं। कौन कौन से स्किल रिक्वायरमेंट रहेंगे ये पर्टिकुलर कोर्स को सीखने के लिए? तो बेसिकली बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको लगेगा। मैं क्या क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर? मान लो आपको कंप्यूटर चालू बंद करना भी नहीं आ रहा है, तो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा कोर्स टैली के ऊपर है। तो आप कहीं ना कहीं ये कोर्स को आगे कंटिन्यू करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होता है तो फटाफट आप चीजों को ग्रास्प कर पाओगे। दूसरा है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश नॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको फराटेदार इंग्लिश बोलना आना चाहिए, पर यहाँ पर कैसा है कि मैंने जैसे बताया आपको कि ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, या फिर अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कुछ भी हम बोलते हैं आज के जमाने में, तो वो पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में टाइपिंग किया जाता है और वो टाइपिंग टैली में होता है। तो बेसिकली बेसिक इंग्लिश आना तो बिल्कुल भी चाहिए। और अगर वो नहीं आ रहा है तो सेशन के साथ साथ मेरे साथ जो भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, जिसके चलते जब भी आप मार्केट में जाते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो एट द टाइम आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं रहे। तीसरा जो है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ टाइपिंग। यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप टाइपराइटर बन जाओ, क्योंकि अपन को तो टाइपराइटर बनना नहीं है। तो इन दिस सिनारियो अपन को ऐसा ना हो कि एक एक वर्ड ढूंढ के हम क्लिक कर रहे हैं, एक एक वर्ड ढूंढ के क्लिक करें तो फिर कहीं ना कहीं हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली कीबोर्ड का नॉलेज अपन को होना चाहिए। बेसिकली आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड रहता है, वो होना चाहिए। तो तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, ये तीनों कंप्यूटर, इंग्लिश और टाइपिंग तीनों चीजें हैं, तो एक सिस्टम रिक्वायरमेंट है। जो सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या रहेगा? बेसिकली आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल से ये वीडियो को आप बारी बारी से देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो। उसको देखने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजों जो आप सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करो। अपने रूटीन लाइफ में अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भूल जाओगे। तो कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों में से कोई एक चीज आपके पास है और उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है आप मार्केट में जाके अपनी जॉब या काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला है क्वालिफिकेशन, दूसरा है स्किल्स, तीसरा है सिस्टम।
ये तीनों चीजें आपके पास है तो आप ये कोर्स बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। तो हाउ टू स्टार्ट लर्निंग टैली प्राइम, टैली प्राइम कहाँ से सीखना शुरू करें? तो टैली प्राइम का कोर्स जो है, तो ये कोर्स में हम बेसिकली कंपनी क्रिएशन से स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी कंपनी जब भी अपन को बनाना है, तो कंपनी बनाने के लिए अपन को कौन कौन सी चीजें चाहिए? कंपनी का नाम चाहिए, कंपनी का एड्रेस चाहिए, कंपनी का स्टेट पिन चाहिए, पिन कोड चाहिए, कंपनी का मोबाइल नंबर चाहिए, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर और जीएसटी नंबर चाहिए। यहाँ पर हम कंपनी की बात कर रहे हैं। टैली में जब भी कोई कंपनी क्रिएट करें, तो ऐसा नहीं है कि आप रिलायंस या फिर टाटा या फिर ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियां ही टैली में मैनेज कर सकते हैं। अब हम छोटी सी छोटी कंपनियां जो अपने आजू-बाजू छोटा-छोटा बिजनेस कर रहे हैं, वो भी टैली में मैनेज कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स जो है ना, जब भी आप जॉब स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस के ऑनर है, वो आपको कंपनी का नाम भी बता देंगे, उनका एड्रेस, कंपनी का स्टेट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, ये सारी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगी। और वो डिटेल के साथ आप कंपनी टैली में क्रिएट कर सकते हैं। और कंपनी को क्रिएट तो करेंगे, पर उसके साथ साथ दो हाइलाइटेड वर्ड्स यहाँ पर है। एक है फाइनेंशियल ईयर और दूसरा है जीएसटी नंबर। तो जब भी आप कोई कंपनी क्रिएट करोगे, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी टैली में एक ही क्रिएट कर सकते हो। आप टैली जो सॉफ्टवेयर है, उसमें अनलिमिटेड कंपनियां क्रिएट कर सकते हो। टैली में आप जितनी चाहे उतनी अलग अलग कंपनियों बना सकते हैं, और हर कंपनी का डेटा पूरी तरह से अलग रखा जाता है। तो सॉफ्टवेयर ऐसा है जो, मान लो आप मार्केट में काम करना स्टार्ट किया और आप 10 कंपनी का काम चालू कर रहे हो, तो 10 की 10 कंपनियां एक ही टैली सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाएगी, और सभी का डेटा जो है वो सेपरेट हम मैनेज कर पाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने निर्मला सीतारामन जो है अपने देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, और उनके बहुत ही बेहतरीन कोट हमको दिया हुआ है उन्होंने, कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इज नॉट अ चॉइस। अभी आज के टाइम में अगर हम देखें, तो वुमन वर्क फोर्स भी अपने देश का जो फॉर्मल सेक्टर है वहां पर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। तो आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर से इंस्पिरेशन लेते हैं, और अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर 5 है, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या है, वित्तीय वर्ष क्या है, उसको हम देखते हैं। और फाइनेंशियल ईयर को, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स हैं अपने देश में। अगर हम देखें, तो सबसे पहला कैलेंडर ईयर, अंग्रेजी साल बोलते हैं, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से होती है, और उसका कंप्लीशन जो है वो 31 दिसंबर को होता है। तो ये बेसिकली जो कैलेंडर ईयर है वो हम सभी को समझ आता है। दूसरा है, वो ईयर कौन सा है, हिंदू वर्ष। तो वो चालू होता है चैत्र माह से, और वो हमें पता है कि किस तरह से कंप्लीट होता है। दूसरा इस्लामिक ईयर्स भी होता है, जो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। और तीसरा होता है वित्तीय वर्ष। ये तीनों जो है ना, ये फाइनेंशियल ईयर्स नहीं है। ये तीनों फाइनेंशियल ईयर बोले जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं बोले जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर जो है वो कौन सा होता है, तो शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और समाप्त 31 मार्च को होता है। तो फाइनेंशियल ईयर को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डिटेल दिया है कि वित्तीय वर्ष जो है वो, उसको हर बिजनेस अपने अकाउंट का हिसाब स्टार्ट करता है, और कंप्लीट होने पर पूरा का पूरा हिसाब देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? सरकार को पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर का हिसाब देना होता है। और हमेशा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और 31 अप्रैल जो है, या 31 मार्च जो है, वहां पर कंप्लीट होता है, जिसमें कितना आई हुई, कितना खर्च हुआ, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। और ये जैसे ही मार्च मंथ कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न जो अपना, जैसे जीएसटी रिटर्न यहाँ बिजनेस में होता है, वैसा इनकम टैक्स रिटर्न गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है, या ऑडिट रिपोर्ट आपको
सरकार को देना पड़ता है। तो फाइनेंशियल ईयर में जो जो चीजें हम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका हिसाब देना पड़ता है। अभी फाइनेंशियल ईयर जो है वो थोड़ा डिटेल में समझे तो हर साल अप्रैल से शुरू हुआ। आज मान लो 5 सितंबर है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल 2025 से ये फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट हुआ। और उसके बाद क्या होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर कैलेंडर ईयर तक का दिसंबर तो आया। उसके साथ साथ 3 और मंथ 2026 के, 25 के अप्रैल से लेके दिसंबर तक तो आए ही आए। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने जो है वो फाइनेंशियल ईयर का पार्ट होते हैं, FY 25-26। तो इस तरह से फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट, ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होके अभी अगले साल मार्च 31 तक चलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर अपन ने समझ लिया क्या है। और उसके बाद अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है। अभी आपको है ना, टैली में चीजों को समझने से पहले जीएसटी को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का टाइम में जीएसटी गवर्नमेंट मांगती है। और ये सेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा आपको अनुरोध है कि आप ये सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सेशन थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट भी बोल सकते हो। एक दो बार आप देखो तो जिसके चलते कॉन्सेप्ट आपके जीएसटी को लेके सारे क्लियर हो जाए। तो जीएसटी जो है वो जस्ट टैक्स रिफॉर्म ही नहीं है, बट दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये नरेंद्र मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने बताया है। और जीएसटी जो है वो 2017 से अपने इंडिया में रोल आउट हुआ। और इंडिया में जब जीएसटी आया तो पूरे इंडिया में कोई भी बिजनेस जो है उसको ये एक ही टैक्स जो है वो लागू होता है। तो जीएसटी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब होता है माल, और सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। तो माल और सेवा का व्यापार करने पर जो कर लगाया जाता है उसको जीएसटी कहते हैं। फिर से एक बार, माल और सेवा का व्यापार करने पर, बिजनेस करने पर जो टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स को कहते हैं जीएसटी। और उसको थोड़ा और समझेंगे तो जीएसटी के बात तो सही है, पर बिजनेस के टाइप्स कौन कौन से हैं जो जीएसटी को यूज करेंगे, तो एक ट्रेडर्स है वो भी जीएसटी यूज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी यूज करते हैं, और मैन्युफैक्चरर भी जीएसटी यूज करते हैं। यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको किसे कहा जाता है, या फिर मैन्युफैक्चरर किसको कहा जाता है, ट्रेडर किसको कहा जाता है, तो ट्रेडर जो है माल खरीद कर बेचने वाले को कहा जाता है। मान लो मैं मार्केट से, मेरी दुकान है, मार्केट से डिस्ट्रीब्यूटर से एसी खरीद रहा हूं और कस्टमर को एसी मेरी दुकान से बेच रहा हूं। कस्टमर को एसी बेच रहा हूं तो मैं हुआ ट्रेडर। मतलब कस्टमर मेरे वहां पर आया, मैंने मटेरियल बेच दिया। दूसरा है सर्विस प्रोवाइडर। अभी मान लो कि मैं एसी बेच तो रहा हूं, मैं एसी बेच तो रहा हूं, साथ ही साथ में मेरा दुकान से एक बंदा, यहाँ पर दुकान से एक बंदा कस्टमर के घर पर जाएगा, कस्टमर के घर पे उनके घर में एसी को इंस्टॉल करके भी देगा, साथ ही साथ में एनुअल मेंटेनेंस भी देगा। तो अगर एसी जो है वो फिटिंग और कंप्लीट करके देता हूं तो मैं सर्विस प्रोवाइडर भी कहलाऊंगा ट्रेडर के साथ साथ। और मैन्युफैक्चरर कौन है, तो जो कंपनियां ये एसी के स्पेयर पार्ट्स को जो मिला के पूरा मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं वो मैन्युफैक्चरर कहलाते हैं।
तो ये आपको बेसिक ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर का अंतर बेसिक आपको आई होप पता चल गया होगा। अभी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन से बिजनेस में कितना लगता है वो देखेंगे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है ना, ये ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो रहता है, वो फाइनेंशियल ईयर में मान लो ट्रेडर्स जो है, ट्रेडर्स का टर्नओवर, टोटल टर्नओवर बोले तो कि कितना पैसा मेरे अकाउंट में आया, वो सारा का सारा अगर 40 लाख से ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इन दैट सिनारियो ट्रेडर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है गवर्नमेंट के हिसाब से। उससे कम है तो वो जीएसटी नहीं भी ले तो भी चलेगा। सेम वे में सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर के केस में 20 लाख तक का बिजनेस करते हैं और वहां तक जीएसटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 20 लाख से जैसे ही बिजनेस बढ़ता है तो जीएसटी लेना गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है। सेम वे में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को कितना है, 20 लाख का थ्रेशोल्ड है। फिर 20 लाख का थ्रेशोल्ड जैसे ही क्रॉस होता है उनको जीएसटी लेना पड़ता है। अभी मान लो मैंने बिजनेस ये फाइनेंशियल ईयर में 24 25 या 25 26 में स्टार्ट किया और अभी बिजनेस करते करते 40 लाख को क्रॉस करता हूं तो अभी मुझे जीएसटी अप्लाई कर देना पड़ेगा। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशंस कौन कौन से हैं जीएसटी में। मान लो मैंने 40 लाख क्रॉस किया, अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसमें जीएसटी के अंतर्गत किसी भी फॉर्म जो है उसको मुख्य रूप से दो प्रकार के रजिस्टर किया जा सकता है। एक है कंपोजिशन फॉर्म, दूसरा है रेगुलर फॉर्म। अभी कंपोजिशन कब किया कर सकते हैं और रेगुलर फॉर्म कब रजिस्टर कर सकते हैं वो समझते हैं, पर थोड़ा डिटेल में समझेंगे, मतलब उसको है ना समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो उसको मैं अगले एक सेशन में पूरा समझाऊंगा। पर अभी हम ये समझते हैं कि व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज जीएसटीएन। तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर को जीएसटीएन बोला जाता है। और जब भी कोई बिजनेस अपने जीएसटी के लिए अप्लाई करता है तो उसके एप्लीकेशन को देखते हुए गवर्नमेंट उसको अप्रूव करके एक विशेष नंबर देता है, और जो विशेष नंबर मिलता है उसको जीएसटीएन बोलते हैं। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको गवर्नमेंट से जीएसटी के लिए एप्लीकेशन दे तो वहां से ऐसा विशेष नंबर गवर्नमेंट देता है जिसे जीएसटीएन बोलते हैं। जीएसटीएन में बेसिकली ये पहले दो डिजिट होते हैं ना, वो स्टेट कोड होते हैं। ये विशेष नंबर में पहले दो कोड स्टेट कोड होते हैं। बाकी के ये जितने भी 9 डिजिट हैं अपने, ये आप देखोगे तो ये डिजिट्स जो हैं वो पेन नंबर होते हैं वो पर्सन के। और लास्ट के 3 डिजिट जो है उसमें पहला डिजिट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज होते हैं। मान लो मैंने पहली कंपनी रजिस्टर्ड की तो यहाँ पर 1 आएगा। मैं दूसरी कंपनी सेम पेन नंबर से रजिस्टर करवाता हूँ तो यहाँ पर 2 आएगा। तीसरी कंपनी सेम नंबर से रजिस्टर करवाता हूँ तो 1 की जगह यहाँ पर 3 लिखा हुआ आएगा। दूसरा जेड जो है वो सेकंड लास्ट डिजिट बाय डेफिनेशन फिक्स किया गया है। ये नंबर कोई भी जीएसटी अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट दिखेगा। और लास्ट नंबर जो है ये रैंडमली गवर्नमेंट अलोकेट करती है। तो जीएसटी को हमने क्यों समझा, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस अभी मार्केट में जाओगे तो जीएसटी नंबर से ही काम करते हैं, और उसको अगर आप नहीं जानते तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। उसी के लिए जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है और उसका कंस्ट्रक्ट क्या होता है वो हमने देखा कि पहला स्टेट कोड है, फिर पैन नंबर है, फिर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनियां कितनी वो है, फिर जेड, और फिर रैंडम नंबर। यहाँ पर जब भी जीएसटी नंबर का यूज करके हम कोई भी मटेरियल खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो टाइम पे जब माल खरीदते हैं, माल या सेवाएं खरीद करते हैं, उस समय पर जो टैक्स लगता है
उसको इनपुट जीएसटी बोला जाता है। जो गवर्नमेंट टैक्स कोई बिजनेस है, वो बिजनेस मार्केट में जाके फर्नीचर खरीदता है या कुछ भी खरीदता है, और उस पे गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको इनपुट टैक्स बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? इनपुट टैक्स। उसी तरीके से माल या सेवाएं की बिक्री करने पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या गवर्नमेंट से टैक्स लिया जाता है उसको आउटपुट टैक्स बोला जाता है। यहाँ पर टैक्स जो है, हम कुछ भी परचेज करें हम कुछ भी परचेज करें या सेल करें, एट द टाइम पे मटेरियल के अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है, तो वो टैक्स को इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स बोला जाता है। और उसको समझने के लिए मैं थोड़ा आगे आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये एग्जाम्पल है। मान लो मैंने यहाँ पर एक लैपटॉप या कोई पेन परचेज किया। अभी उसका परचेज के टाइम पे गवर्नमेंट के हिसाब से 18% टैक्स लगाया गया है। तो आइटम की वैल्यू क्या हुई? यहाँ पर 1000 आइटम की वैल्यू हुई। यहाँ पर 90 रुपए SGST स्टेट टैक्स, 90 रुपीज CGST सेंट्रल टैक्स लगा। तो टोटल कितना हुआ? अपन को टोटल 1180 रुपए हमने पे किए। ये पेमेंट में गवर्नमेंट को कितना जाएगा पेमेंट? तो गवर्नमेंट को 90 प्लस 90, 180 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को पे, जो भी परचेज जहां से कर रहा है वो करता है। मतलब ये पर्टिकुलर आइटम पे अपन को गवर्नमेंट को 180 रुपए देने बनते हैं। सेम वे में मान लो कोई चीज मैं बेच रहा हूं, यहाँ पर मैं पेन बेच रहा हूं, तो इन दैट सिनारियो आइटम 100 रुपए की है। मैं सेल का टाइम पे CGST SGST 9 रुपए, टोटल 118 रुपए कस्टमर से कलेक्ट करूंगा। कस्टमर मुझे 118 रुपए देगा और उसमें से मैं 9 + 9, जो ये 18 रुपए हैं, ये 9 + 9 ये 18 रुपए हैं, मैं गवर्नमेंट के पोर्टल में जाके पेमेंट करूंगा। तो इस तरह से ये पेमेंट और रिसीट में ये ये परचेस के टाइम पे जो टैक्स लगता है उसको हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। परचेस के टाइम पे जो लगता है उसको हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। और सेल्स के टाइम पे जो लगता है उसको हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। अभी आपको ये इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या है ये एग्जाम्पल में पता चला होगा। और हम अपने रोजिंदे लाइफ में डे टू डे बेसिस पर जब भी कोई मटेरियल परचेज या सेल करें तो अपना पता भी नहीं होता और गवर्नमेंट को पैसे इस तरीके से देते हैं। तो जीएसटी कैलकुलेट तो हुआ, पर उसका रेट कौन सा होगा? तो जी गवर्नमेंट ने ये जीएसटी के रेट डिफाइन किए गए हैं कि 0%, मतलब जो फूड वाले या बहुत सारे आइटम है जो एग्जम्प्टेड है, बेसिक नेसेसरी वाली चीजें 5% में आती है, दूसरा 12% है, 18% है और 28% है। तो बेसिक 5 स्लैब में जीएसटी को डिवाइड किया गया है। और अभी अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने दिवाली के बाद अनाउंसमेंट किया है कि अपने टैक्स है उसमें 12% और 28% का जीएसटी जो है वो निकल जाएगा। तो उसके बाद बेसिकली 0%, 5% और 18% तीन टैक्स स्लैब बचेंगे। 28 और 12 निकल जाएंगे। यहाँ पर थोड़े और भी चीजें हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या आता है? पेट्रोल और डीजल, ये दोनों चीजों पे जीएसटी नहीं लगता है, ये चीजों पे वैट लगता है। और वो स्टेट के ऊपर निर्भर करता है कि मान लो मेरा महाराष्ट्र है तो उस पे अलग है, राजस्थान में अलग है, पंजाब में अलग टैक्स लगता है, गुजरात में अलग टैक्स लगता है। स्टेट के हिसाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे वैट लगता है और गोल्ड में 3% जीएसटी लगता है। अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आपको ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन सी आइटम पे कितना टैक्स लगेगा। आप जब मार्केट में जाओगे, काम करने जाओगे, तो वो समय पे वो कंपनी के जितने प्रोडक्ट है, 5 6,
वो 5-6 प्रोडक्ट के टैक्स रेट क्या है वही आपको समझना है, वही आपको सीखना है, क्योंकि वही आपको यूज करना है। तो आप यहाँ पर कुछ भी समझ रटने की जरूरत नहीं है, पर इस तरह से जीएसटी के स्लैब होते हैं, ऐसा कुछ होता है, वो अपन को समझना जरूरी है। अभी जीएसटी अप्लाई कैसे करते हैं, मेथड ऑफ अप्लाइंग जीएसटी, आपने ये वाला मेरा एग्जांपल देखा होगा। तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या था, वो टाइम पे मैंने बताया नहीं था। तो वो अप्लाई करने का भी गवर्नमेंट ने एक मेथड रखा हुआ है, और वो मेथड को कैसे अप्लाई किया जा सकता है कि दो तरीके से होता है। एक है, यदि एक ही राज्य में माल खरीदा या बेचा जाए, अगर मान लो मैं महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में हूँ, और महाराष्ट्र में ही मटेरियल मैं खरीदता हूँ या बेचता हूँ, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मुंबई का रहने वाला हूँ, और महाराष्ट्र में ही मटेरियल बेचता हूँ। इन दैट सिनारियो गवर्नमेंट जो है वो दो तरह के टैक्स कलेक्ट करती है। एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में एसजीएसटी बोला जाता है। दूसरा है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसको सीजीएसटी बोला जाता है। मान लो कोई गुड पे अपना कोई आइटम है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है, 18% जीएसटी अपन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में ही वो मटेरियल परचेस करता हूँ। तो इन दैट सिनारियो मेरा मटेरियल जो है उसमें 9% जो है, 9% जो है वो अपने सीएम, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, या गुजरात की या अपनी मुंबई की जो सरकार है, या मुंबई का अपना राज्य की सरकार है, उसको जाएगा। और 9% जो है वो आपको केंद्र सरकार, मतलब सेंटर में जो बैठते हैं, जो पीएम होते हैं, उनको 9% जाएगा। तो कुल मिला के 18% सीजीएसटी और एसजीएसटी हम पे करते हैं। अभी दूसरा सिनारियो ऐसा भी हो सकता है, यदि दूसरे राज्य से माल खरीदा या बेचा जाए, मैं बैठा हूं मुंबई में, मैं बैठा हूं मुंबई में, पर मान लो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मैं मटेरियल परचेस करता हूं गुजरात से या फिर राजस्थान से। तो इन दैट सिनारियो जो टैक्स लगेगा वो होगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी जो है वो पूरा का पूरा 18% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और वही आईजीएसटी ही लगेगा जब हम दूसरे राज्य से परचेस करते हैं। यहाँ पर आपने इतना अगर समझ लिया है कि एसजीएसटी स्टेट गुड स्टेट का लगता है, सेंटर के लिए सीजीएसटी होता है जब सेम राज्य में ही मटेरियल परचेज या सेल्स होता है। और दूसरा, अगर हम दूसरे राज्य में ही मटेरियल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो अपन को आईजीएसटी लगता है। तो उसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। मान लो कि मैंने मटेरियल परचेज किया, और वो भी मेरा मुंबई से ही मटेरियल परचेज किया। इन दैट सिनेरियो आप क्या लगेगा इसके ऊपर, आइटम वैल्यू 1000 है, अभी 18% टैक्स लगाना है। तो 18% टैक्स में सेम राज्य में रहते हैं, तो 9% सीजीएसटी लगता है और 9% एसजीएसटी लगता है। तो यहाँ पर एसजीएसटी आएगा 9% और 90 रुपए, और सीजीएसटी 9% 90 रुपए, टोटल 180 रुपीज टैक्स अपना होगा, और परचेज जो है वो 1180 रुपए में अपन को मिलेगा। सेम चीज मैं मुंबई में हूँ और मैं पंजाब या दिल्ली से परचेज करता हूँ, तो इन दैट सिनेरियो मुझे आईजीएसटी वो बिल पे लगाना पड़ेगा। ये चीज क्यों समझ रहे हैं, जब भी आप मार्केट में जाओगे, वो कंपनी का अकाउंट लिख रहे हैं, तो जब भी मटेरियल सेम स्टेट से परचेज करें, तो वो इनवॉइस में आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाना पड़ेगा। और वो कंपनी जब दूसरे स्टेट से मटेरियल परचेज या सेल करे, तो उस पे आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर आपको पता है, तो आप आसानी से अपना कंप्लायंस फ्रंट पे गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए हैं, और उसको उसके हिसाब से कंपनी का सारा डिटेल मैनेज
कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि ये सारी चीजें तो ठीक है, पर ये कंपोजिशन और रेगुलर फॉर्म जीएसटी के अंडर में होता क्या है? तो मैं उसको दिखाने के लिए उससे पहले हमने देखा था, कहां पर देखा था? टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने देखा था कि दो तरह के फॉर्म होते हैं, कंपोजिशन फॉर्म और रेगुलर फॉर्म जीएसटी के अंडर में। तो ये दोनों फॉर्म जो है उसको मैंने बताया था, मैं आगे चल के डिटेल में बताऊंगा। तो ये चैप्टर 7 में हम उसी को डिटेल में समझ रहे हैं। तो ये कंपोजिशन फर्म है ना, वो और रेगुलर फर्म जो है वो, उसको रजिस्टर कोई भी कंपनी कोई भी टाइप में कर सकती है। यहाँ पर मार्केट में आप कंपोजिशन के अंडर भी रजिस्टर कर सकते हैं और रेगुलर के अंडर भी रजिस्टर कर सकते हैं, पर आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 लाख से कम हो तब आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा का हो गया, तो इन दैट सिनारियो, या फिर 1.5 करोड़ से ज्यादा का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, तो आप कंपोजिशन में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको कंपलसरी रेगुलर में ही रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये कंपलसरी और कंपोजिशन होता क्या है? अब रजिस्टर तो दोनों कर सकते हैं, बस एक थ्रेशोल्ड है टर्नओवर का, 1.5 करोड़ से कम हो तो दोनों कर सकते हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा हो तो कंपोजिशन रेगुलर दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर वाउचर जो है ना, कंपोजिशन के लिए भी अलग से, मतलब जब वाउचर की एंट्री की जाए तब कंपोजिशन का भी अलग एंट्री करने का तरीका है, रेगुलर का भी अलग तरीका है। तो दोनों को अगर हम देखें तो कंपोजिशन में यहाँ पर वाउचर जब हम एंट्री करते हैं, इन दैट सिनारियो कंपोजिशन में जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, जबकि रेगुलर में जीएसटी एप्लीकेबल होता है। और मान लो आइटम एक्स है, वो हम 1180 में बेच रहे हैं, वो अपना मोबाइल हो गया या फिर कोई भी मटेरियल हो गया जो हम 1180 रुपए में बेच रहे हैं। अगर हम कंपोजिशन डीलर है तो इन दैट सिनारियो मुझे सिर्फ आइटम जो है 1180 में बेच देनी है, मुझे कुछ ध्यान रखना नहीं है, मुझे जीएसटी कलेक्ट करना भी, मेंशन इनवॉइस में करना भी नहीं है, मुझे कंपोजिशन डीलर में जीएसटी मेंशन नहीं करना है। वेर एज मैं अगर रेगुलर डीलर हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आइटम की वैल्यू 1000 देनी पड़ेगी, एसजीएसटी कितना लगेगा वो बताना पड़ेगा, सीजीएसटी कितना है वो बताना पड़ेगा। ये टैक्स फॉर्मेट गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, तो आपको आइटम वैल्यू के साथ साथ सीजीएसटी एसजीएसटी भी आपको बताना पड़ेगा, और उस तरह से आप टोटल वैल्यू इनवॉइस की 1180 रुपए ले सकते हैं। और रेगुलर फर्म के लिए ये फॉर्मेट जो है वो मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। अभी दोनों ने टैक्स अलग अलग तरीके से लगाया, इनवॉइस अलग अलग तरीके से बनाया, तो सेम वे में ये टैक्स कलेक्शन का मेथड भी इनका डिफरेंट है। यहाँ पर अगर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन को देखते हैं तो कंपोजिशन जो है वो टैक्स को बाइफरकेटेडली कलेक्ट नहीं करता है, पर गवर्नमेंट को उनका टोटल सेल जो होता है, टोटल वैल्यू ऑफ सेल पे 1% से लेके 6% तक का टैक्स पे करना होता है, और वो उनके बिजनेस पे ऊपर डिपेंड करता है। जबकि रेगुलर फर्म जो है जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, उसको एज पर आइटम, आइटम पे जो परसेंटेज जीएसटी का लगता है, 5, 12, 18 और 28, ये उसके हिसाब से वो परसेंटेज टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, उसके हिसाब से वो टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। तो आपको समझ आया होगा कि मेथड ऑफ वाउचर एंट्री में भी कंपोजिशन डीलर जो है उसकी अलग है, रेगुलर की अलग है। अभी हम जो सीखने वाले हैं ना ये कोर्स में, वो रेगुलर जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं
रेगुलर जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं उसके बारे में देखेंगे। कंपोजिशन तो मैं एक आध घंटे में लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे क्या होगा, पर हम रेगुलर का ही सारा डिटेल देखेंगे। रेगुलर का डिटेल देखेंगे तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं कि कंपोजिशन टैक्स कौन से फॉर्म के थ्रू पे करेगा और रेगुलर कौन से फॉर्म के थ्रू टैक्स पे करेगा, वो भी देखेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्यों मैं सिर्फ रेगुलर वाले पे फोकस कर रहा हूँ, कंपोजिशन पे क्यों हम फोकस नहीं करेंगे। तो उसके कंपोजिशन डीलर के डिसएडवांटेजेस है। कंपोजिशन डीलर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप मार्केट में जाओ और 1000 कंपनियों को देखो तो 990 कंपनियां रेगुलर होगी, ओनली 10 कंपनीज जो है वो ही कंपोजिशन वाली देखने मिलेगी। तो अपन मार्केट में जो चल रहा है वही सीखेंगे। कंपोजिशन फर्म कोई भी रजिस्टर यदि कर देता है और ये कंपोजिशन फर्म वाला रेगुलर फर्म से माल बेचता है, तो रेगुलर फर्म पर उस माल का जीएसटी का क्लेम नहीं कर सकती और उस माल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि जो कंपोजिशन डीलर है ना, कंपोजिशन कंपनी में जीएसटी के अंडर जो कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया है, वो कंपनी अगर रेगुलर वाली कंपनी के साथ तो बिजनेस कर ही नहीं सकती है, क्योंकि रेगुलर जो रजिस्ट्रेशन है उस वो तो पहले देखेगा कि मुझे टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वरना टैक्स का उसको लॉस हो जाएगा। उसको थोड़ा डिटेल में समझे तो कंपोजिशन फॉर्म्स जो है वो बेसिकली बी टू सी सेल्स के लिए ही सूटेबल होते हैं। अभी मान लो कोई रेस्टोरेंट है जहां पर सिर्फ खाना खाने लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो कस्टमर ही डायरेक्ट आते हैं, तो इन दैट सिनेरियो कंपोजिशन वाला रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। पर बी टू बी सेल्स हो, मान लो आप कोई बिजनेस को मटेरियल बेचने वाले हो, आप कोई जो मार्केट में फैक्ट्री है वहां पर मटेरियल देने वाले हो, या फिर किसी का गोडाउन है वहां पर मटेरियल देने वाले हो, किसी का शोरूम में मटेरियल बेचने वाले हो, तो वो सारे के सारे सेल्स को क्या बोलते हैं, बी टू बी सेल्स। और बी टू बी सेल्स के टाइम पे कंपोजिशन वाला रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं काम का होता है, और वो टाइम पे रेगुलर रजिस्ट्रेशन ही चाहिए, जिसके चलते आप मार्केट में जाओ तो ऑलमोस्ट 99% कंपनियां रजिस्ट्रेशन में आज के टाइम में जीएसटी में रेगुलर में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर दोनों कंपनियों का जीएसटी फाइलिंग का मेथड भी अगर हम देखें तो यहाँ पर मेथड ऑफ जीएसटी फाइलिंग, तो कंपोजिशन फॉर्म को क्वार्टरली एक ही सीएमपी 08 करके फॉर्म है, वो फॉर्म ही फिल करना होता है। और क्वार्टरली वो फॉर्म फिल करते हैं तो साल में 4 बार 4 टाइम्स रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। वेर एज रेगुलर फॉर्म्स जो होते हैं मार्केट में, उसमें भी दो टाइप है। एक क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स होते हैं और दूसरे मंथली फाइलर्स होते हैं। जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स होते हैं वो उनकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी 3 महीने में एक बार, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, ये 3 महीने हुए। वो 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही ये क्वार्टरली फाइलर्स जो है वो GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करते हैं। GSTR 1 जो होता है उसमें आपने किसको मटेरियल कितना बेचा, कितना टोटल हुआ, सेल्स का सारा डिटेल्स आपका GSTR 1 में मेंटेन होता है। जबकि 3B जो है उसमें कितना मटेरियल परचेज हुआ, सेल्स हुआ, उसका समरी सब कुछ GSTR 3B में होता है। तो क्वार्टरली हमने देखे 2 रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं और 4 बार रिटर्न फाइलिंग होंगे, तो टोटल 8 फाइलिंग अब हमारे यहाँ पर। अगर हम क्वार्टरली फाइलर से तो अपना साल में 8 बार रिटर्न फाइलिंग, 8 फॉर्म रिटर्न फाइलिंग होगा। अगर हम मंथली फाइलर्स है तो, अगर हम मंथली फाइलर है, इन दिस सिनारियो अपन को हर एक महीने के बाद GSTR 1 और 3B दोनों फाइल करना पड़ेगा।
और तो फिर 12 महीने में 2 फॉर्म फाइल करते हैं तो 24 फाइलिंग किया जाएगा। तो रिटर्न फाइलिंग जो है उसके भी अपने अकाउंटेंट या बिजनेस है उसको वो पेमेंट करता है, पेमेंट चार्ज चार्ज भी रहता है ये सर्विस का। तो ये सर्विसेज जो है वो अगर रेगुलर फॉर्म है तो 8 बार होती है, और मंथली मंथली फाइलर है तो 12 बार होती है। कंपोजिशन का सिर्फ 4 बार होता है। ये वाला मैं आपको डिटेल में एक बार छोटे से सेशन में बता दूंगा। पर हम जो देखने वाले हैं डिटेल में अभी, वो रेगुलर फॉर्म का देखने वाले हैं। रेगुलर फॉर्म का हम देखेंगे पेमेंट कैसे होता है, परचेज कैसे होता है, रिसीट कैसे होता है, सब कुछ आगे चल के डिटेल में सीखेंगे। अभी जब भी ये दोनों फर्म है वो कोई भी मटेरियल बेचते हैं तो उसका इनवॉइस जो मिलता है वो इनवॉइस में भी अंतर होता है। जब आप रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने जाओ तो उसके ऊपर बिल ऑफ सप्लाई कभी कभी लिखा हो सकता है, मतलब वो जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा, रेगुलर फर्म होते हैं जो फर्म को जीएसटी का जो हमने रजिस्ट्रेशन बताया ना, जीएसटी आईएन का, वो जीएसटी नंबर के साथ बिल बनाना होता है, जिसमें उनको वो इनवॉइस को टैक्स इनवॉइस बोला जाता है। और इनवॉइस की स्पेसिफिक फॉर्मेट होती है कि इसमें आइटम भी अपन को देना होता है, टैक्स अमाउंट भी होता है, और टोटल भी दिया होता है। तो इस तरह से रेगुलर फर्म का जो सेल इनवॉइस है उसको टैक्स इनवॉइस बोला जाता है, जबकि कंपोजिशन फर्म है उसको बिल ऑफ सप्लाई ही बोला जाता है। तो दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप जो दोस्त आपके अकाउंटिंग सीखना चाह रहे हैं उनको शेयर जरूर करिएगा। और ये कोर्स को कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसके चलते फिर से आप ये चैनल पर आके ये प्लेलिस्ट जो है मेरा उसको आप कंप्लीट कर पाए और अपनी अकाउंटिंग या अपनी प्रोफेशनल जर्नी को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।